कैसे सब ठीक? आप ठीक? रूम हो गया आपका? कहाँ किया? इधर ही? हाँ ठीक है, चलिए। जैसे कि आपको पता है, आपका मेरा क्लास चलेगा साइंस एंड टेक अगले 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद है आपका पॉलिटी। सो साइंस एंड टेक शुरू करने से पहले थोड़ा मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए आपका, ताकि मुझे पता चले कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। बिकॉज साइंस एंड टेक में नो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर एक ज़माना था यूपीएससी में, यूपीएससी कैंडिडेट्स जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पर एक ज़माना था जहाँ पर क्लियर कट इंक्लिनेशन थी उन कैंडिडेट्स को लेने की जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से। फॉर एग्जांपल, जिनने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, जिनने सोशियोलॉजी पढ़ी है, उनको एक क्लियर कट एडवांटेज होता था एक ज़माने में, आज से 20 साल पहले। धीरे धीरे वो चेंज होगी। यूपीएससी में कुछ ऐसे मेंबर्स आए, यूपीएससी की कमेटी बैठी, उसमें कुछ ऐसे मेंबर्स आए जिन्होंने ये प्रोसेस जो था, जो ह्यूमैनिटीज़ को ज़्यादा बेनिफिट करता था, उसको शिफ्ट किया और साइंस कैंडिडेट्स को ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। ये फ़ायदा सबसे ज़्यादा 2011 में हुआ, जब सीसैट आ गया। एक टाइम ऐसा था, आज तो सीसैट क्वालिफाइंग है ना, वहाँ पर 2011-12 में सीसैट के मार्क्स ऐड होते थे, और अगर आपको सीसैट में 80 मार्क्स आ गए और प्रीलिम्स में 20 या 30 मार्क्स आ गए, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई। यानी जनरल स्टडीज़ की वेटेज कम करके उन्होंने इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की और आपके रीजनिंग की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, उसकी वेटेज उन्होंने बढ़ा ली। तो उससे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया फोकस फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ टू साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे थे, जिन्हें बीटेक किया था, जो डॉक्टर थे। तो हमने देखा 2011 से 2014-15 तक मेजॉरिटी सिलेक्शंस इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की होती थी। उसके बाद यूपीएससी ने फिर से वो सिस्टम चेंज किया। आज सीसैट क्वालिफाइंग है और जनरल स्टडीज़ की वेटेज ज़्यादा है। अब जनरल स्टडीज़ का आपको अगर पता है, किसी को स्कीम एग्ज़ाम की, आपको पता है इसमें 3 एग्ज़ाम्स है आईएएस के या केएस के पेपर में। 2018 से इन दोनों का सिलेबस भी सेम है, पैटर्न भी सेम है। 18 से पहले केएस अलग से होता था, 18 के बाद से अभी जो भी केएस होगा वो आईएएस के पैटर्न पे होगा। अभी आईएएस में कितने ऑप्शनल्स हैं? 1, और केएस में 1। मध्य प्रदेश में उन्होंने जो है कहा है, वहाँ कमेटी बिठाई कि ऑप्शनल बंद करना चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है अगले 5 साल में कि यूपीएससी ऑप्शनल का एग्ज़ाम ही ना ले और सिर्फ जनरल स्टडीज़ के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन। तो वही फिर ट्रेंड केएस को भी फॉलो करना पड़ेगा। पर फिलहाल जो ट्रेंड है, आपके दो लेवल्स है एग्ज़ाम के, एक आपका प्रीलिम्स है, दूसरा आपका मेंस है। यही 2 लेवल। प्रीलिम्स में आपको पता है एमसीक्यू होते हैं, और मेंस में आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो आंसर लिखने हैं और दूसरा टेस्ट देना है, पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम पीटी कहते हैं। यानी आपको ये 3 लेवल्स क्वालिफाई करके ही आप आईएएस बनते हैं या केएएस बनते हैं। इस बारी 7 लोग आए हैं वैली से कि यूपीएससी में जिन्होंने क्वालिफाई किया, जम्मू से कुछ लोग हैं। हमारी एकेडमी में जहाँ पे पढ़ाता हूँ, वहाँ से 5 सिलेक्शंस हुई है इस बार, और टोटल 5 सिलेक्शंस आईएएस की हुई है, टोटल 51 सिलेक्शंस हुई। यानी टोटल आपके 761 कैंडिडेट्स में 51 सिलेक्शंस एडुकेमी से थे, जहाँ पर मैं इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक लेता हूँ। सो उसमें से 5 बच्चे थे हमारे क्लास के, और मैं उनको बता दूँ उन 5 में कुछ क्वालिटीज़ थी जो सब में थी, और वो हम डिस्कस करेंगे कि आपको अगर आईएएस बनना है, केएएस बनना है, क्या चीज़ें आप में होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो देन इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप कुछ और कर लें, बिकॉज उसके बगैर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। अब इसमें आपको पता है 2 लेवल्स है। प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और मेंस में कुछ पेपर्स है जो लिखने हैं आपको, जिसका आंसर लिखना है। 7.5 मिनट में एक आंसर लिखना पड़ता है। ऐसे ही आपको दिन में 6 घंटे लिखना है। मेंस का जब एग्ज़ाम होगा, दिन में 6 घंटे लिखना पड़ता है, और कंटिन्यूसली आपको ऐसे ही पेपर्स लिखने हैं। GS1 है, GS2, GS3, GS4, फिर ऐसे 2 लिखने हैं। उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। उसके बाद लैंग्वेज का 1 पेपर होता है, इंग्लिश का एक और पेपर होता है। टोटल 8-9 पेपर आपको लिखने हैं, और दिन में 6 घंटे लिखना है। तो उसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, सपोज मेंस में आपको आगे 800 मार्क्स मेंस के बहुत ज़बरदस्त हो गए। 800 मार्क्स मेंस में आ गए। उसके बाद आपको जाना है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, जहाँ पर इंटरव्यू में अगर आपके 180-190 भी आ गए, आप IAS बन सकते हैं, अच्छी रैंक आएगी आपको। सो दिस इज़ हाउ आपकी फाइनल रैंक डिसाइड होती है, मेंस के आंसर राइटिंग से और पर्सनालिटी टेस्ट से। प्रीलिम्स का कोई भी फाइनल रैंक से नाता नहीं है। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है।
प्रीलिम्स में अगर आप 200 में से 200 भी लाएंगे तब भी आपकी रैंक इंप्रूव नहीं होगी, और प्रीलिम्स में अगर आपने सिर्फ कट ऑफ पास कर लिया तब भी आपकी रैंक खराब नहीं होगी। रैंक जो है वो मेंस डिसाइड करेगा, पीटी प्रीलिम्स रैंक डिसाइड नहीं करता। अब हमें इस एग्जाम की स्कीम के बारे में तो पता ही है, ऐसे लिखना है एग्जाम, एमसीक्यू की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब भी आप अटेम्प्ट देने जाते हैं कम से कम 10,000 एमसीक्यू सॉल्व करके जाना है, तब जाके आपको पता चलेगी कि प्रीलिम्स में कितना टाइम कम होता है। 2 घंटे का पेपर है और इतना कुछ उन्होंने डाला होता है, आपको 1 मिनट में या 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, लेकिन एक क्वेश्चन में इतना डेप्थ में उन्होंने वो सवाल पूछा होता है कि आपको कम से कम 3-4 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। और उसको कैसे आप 1.5 मिनट में लाएंगे, हर क्वेश्चन जो 3 मिनट का है उसको कैसे आप 1.5 मिनट में सॉल्व करेंगे, उसमें प्रैक्टिस लगती है। वो प्रैक्टिस होती है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, 10,000 सवाल करके जाने हैं, प्रीलिम्स आपका आराम से हो सकता है। उसके बाद मेंस में आंसर लिखना है। अब मेंस में इतना आपको, जब आप पेपर लेंगे यूपीएससी का, जब आप मेंस लिखने जाते हैं वहाँ पर आपको एक पेपर दिया जाता है जहाँ सवाल होगा, नीचे जगह होगी, उस जगह में आंसर लिखना है, फिर एक और सवाल होगा, फिर और जगह होगी, यानी वो आपको जगह भी देते हैं, इस जगह में आंसर लगाना है आपको, उससे ज़्यादा लिख ही नहीं सकते, उस पर्टिकुलर स्पेस में आपको आंसर लिखना है। आपको 150 वर्ड का सवाल है, 150 वर्ड में ही ख़त्म करना है। और फॉर एग्जाम्पल पिछली बार सवाल आया था एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पे इंसान पूरा एसे लिख सकता है, लेकिन आपको सिर्फ 15 लाइनें लिखनी थी। अगर एक लाइन में 10 वर्ड आते हैं तो 15 लाइनों में 150 वर्ड हो गए। 150 वर्डों में आपको पूरा आंसर लिखना था और उसमें मल्टी डायमेंशनल आंसर होना चाहिए था वो। सो ये कैसे लिखेंगे आप, इतना बड़ा जो मटेरियल है आपने पढ़ा है उसको कैसे आप 15 लाइनों में कंसाइसली लिखेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। जैसे कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती है वैसे ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, और ये दोनों हम यहाँ पर करेंगे। जैसे हम साइंस एंड टेक शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी भेजा होगा वो पीडीएफ, आपने वो प्रिंट आउट किया है। देखिए ये साइंस एंड टेक का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है 2013 से 2020, ठीक 2013 से 2020 तक जितने भी सवाल आए हैं सारे इसमें डाले। इससे पुराना आपको 2012 2011 उसमें नहीं जाने की जरूरत। 13 के बाद हम फोकस करेंगे। इसमें ये कुछ एमसीक्यूज है और पीछे से मेंस के क्वेश्चंस है। देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है, जैसे कि अभी का ना एक क्वेश्चन आया था मेंस में जीएस पेपर 3 में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज हेल्पिंग द हेल्थ सेक्टर। तो एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर। अब इंसान इसमें पूरा ऐसे लिख सकता है, लेकिन ये 150 वर्ड का सवाल था। अब ये आपको कैसे लिखेंगे, क्या क्या डालेंगे इसमें, कितना लिखना है, कितना छोड़ना है, इसमें प्रैक्टिस लगती है। अब ये पूरा प्रोग्राम जो हम आपको पढ़ना है, अगर आप सर अंडर ग्रेजुएट है या अभी ग्रेजुएट हुए हैं या कोई पोस्ट ग्रेड भी है, ये मान के चलना अगर आज का दिन है 30 सितंबर 2021 जहाँ से आप ये जर्नी शुरू कर रहे हो, मान के चलिए 2 साल मिनिमम देने आपको इसमें। आईएएस 1 साल वाला काम नहीं है, 2 साल लगेंगे इसमें, क्लियर कट। 1 साल में कोई नहीं कर पाएगा, मैं गारंटी के साथ देता हूँ। 1 साल की बात ही नहीं, 1 साल में तो आप सिर्फ बेसिक किताबें खत्म करोगे, करंट पे पहुंचोगे ही नहीं आप। सेकेंड ईयर में अगर खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, सेकेंड ईयर में आपको फिर समझ आता है कि एग्जाम असल क्या चाहता है। सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन असल प्रिपरेशन होती है। आप ये एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो, पहले साल क्वालिफाई नहीं कर सकते। इंसान अपने पहले अटेम्प्ट के लिए 2-3 साल पढ़ता है। टीना दाबी ने, या रिया दाबी जो अभी आई ना रैंक 50, रिया दाबी टीना दाबी की छोटी बहन है, उसने 3 साल ग्रेजुएशन पढ़ी और अगले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, आईएएस बन गई। यानी उसने पहले अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई किया, क्योंकि ऑलरेडी उसने 3 साल ग्रेजुएशन के इसी के लिए दिए थे, तो उसने 3 साल पढ़कर आईएएस क्वालिफाई किया। तो ये 1 साल वाली बात नहीं है, ये एसएसबी का एग्जाम नहीं है, ये केएस नहीं है, ये यूपीएससी है, इसमें टाइम लगता है। अब आप इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं सारा मटेरियल बताऊंगा आपको, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, किताबें कौन सी पढ़नी है। अगर आप उस हिसाब से चले, हम 1 साल की हमारी जर्नी है, 600 घंटे की हमारी इंटेंसिव कोचिंग है। 1 साल अगर आप रहे उस हिसाब से, जैसे हम आपको बताएंगे ये ट्रेंड है, ये इस पे फोकस करना है। पॉलिटी में यहाँ से सवाल आते हैं, साइंस एंड टेक में बीसीटी से सवाल आते हैं, आईसीटी से सवाल आते हैं, नैनोटेक से मेंस में सवाल आते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, ये पढ़ के जाना है, तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ा फास्ट ट्रैक हो सकती है। बाकी कर तो आप घर पे भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोचिंग में आके आपकी प्रिपरेशन थोड़ा फास्ट होती है। अब आज का लेक्चर हमारा फुल डेडिकेटेड है, मैं आपको ट्रेंड समझाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें स्किप करनी है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसका बैकग्राउंड है, साइंस +2 का नहीं, जैसे ग्रेजुएशन की है साइंस में।
ठीक, आपने क्या किया? अब आप, हाँ, बीटेक किया, किसमें? आपका क्या था? आपका एरोसो, आपका और कोई साइंस वाला? बीएससी। आप किसमें? मैकेनिकल। अब देखिए, कुछ बच्चे हैं साइंस वाले, इस क्लास में जो भी हम पढ़ेंगे, आपको साइंस बैकग्राउंड है या ना है एक ही बात है, फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों? क्योंकि वो सवाल नहीं आएंगे जो आपने पढ़े हैं स्कूल में या कॉलेज में। अब अगर बीटेक वालों की बात करें, उन्हें नॉन मेड लिया होगा, मैथ पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी होगी, है ना। केमिस्ट्री तो यूपीएससी पूछता ही नहीं है, इट्स द लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी। केमिस्ट्री को वो हाथ भी नहीं लगाते, तो केमिस्ट्री को छोड़ दो आप। सेकंड क्या बचा आपका? फिजिक्स। आपने अपने फिजिक्स में, अपने कॉलेज के लाइफ में, या आपने अपने +2 में किसी ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है? अपनी ग्रेजुएशन में, अपनी 12th में किसी ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा? जो साइंस वाले, क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है? कुछ पता है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स क्या है? ये पढ़ाया जाता है आपको, है ना। अब देखिए, इसमें जो इनको पढ़ना है वहां पर उतनी टेक्निकल नॉलेज यूपीएससी नहीं पूछता है। यूपीएससी के सिलेबस में है, जो भी बच्चा क्वालिफाई करेगा उसको एक अच्छी डिसेंट नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। जैसे पिछली बार 2019 में पेपर में आपको लिखा होगा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स पे सवाल आया, और सवाल ये नहीं था कि स्टैंडर्ड मॉडल किसने दिया, या इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स है, कौन कौन से पार्टिकल्स नहीं है, बोसॉन्स क्या है, फोर्स कैरियर्स किनको कहते हैं, ठीक, फोटॉन्स क्या है, ग्रेविटॉन्स क्या है, न्यूट्रिनोज क्या है, ये कुछ नहीं पूछा था। सिंपल सा सवाल था, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स किसके साथ डील करता है? इजी क्वेश्चन। लाइकवाइज आपको पता है आइंस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था ग्रेविटेशनल वेव्स का। उसने कहा कि दो बड़े ब्लैक होल जब आपस में टकराते हैं, जब मर्जर होता है दो बड़े ब्लैक होल्स का, बड़ी बड़ी बॉडीज का, मैसिव बॉडीज का जब मर्जर होता है, तो स्पेस में ऐसे रिपल्स जनरेट होते हैं। ये इसने 1917 में कहा, और हमने वो लगभग 100 साल के बाद 2015 में डिटेक्ट किया, और 2016 में यूपीएससी ने सवाल डाला ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है। सो दे आर रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। बिल्कुल डायरेक्ट सवाल था, बहुत आसान। अब जिनका साइंस है भी नहीं है, ये एक ही, ये जनरल नॉलेज है, आपको समझ आ जाएगी चीज़। आपको बैकग्राउंड रखने की जरूरत नहीं है कि आपने पढ़ा है साइंस या नहीं पढ़ा है। हाँ, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको हल्का बेसिक पता होना चाहिए, दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में थोड़ा 2020 का पहला ही सवाल है। पहले ही सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल में बिल्कुल एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी बायोलॉजी का सवाल है कि प्लांट और एनिमल सेल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये बायोलॉजी का सवाल है, ठीक। इसमें उन्होंने बोला है सेल वॉल है या नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या नहीं है, वैक्यूल्स है या नहीं। ये 3 स्टेटमेंट्स दिए। ये आसान सवाल था उनके लिए जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ा है। अब ऐसे सवाल रेयर है, आते नहीं हैं आमतौर पर, इन्होंने लास्ट टाइम लेकिन दिया था। तो मैं अब आपको ट्रेंड बताता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मोरलेस आपको पता है प्रीलिम्स में जब एमसीक्यू की बात करते हैं 100 सवाल होते हैं। 100 सवालों में ऑन एन एवरेज 10% ऑफ योर पेपर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 10% में मान के चलना है। कभी 9 होंगे, कभी 10, कभी 11, कभी 13 भी होंगे, लेकिन मान के चलना है ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं। वो 10 क्वेश्चन कहाँ से कवर करेंगे अभी देखेंगे। पहले 2013 से 2020 तक अगर एवरेज निकाली जाए, 13 में 13 सवाल आए थे, 14 में 9 सवाल, 15 में 9 सवाल, 16 में 10, 6, 13, 11, 11। पिछले 2 सालों में 11 सवाल आए हैं साइंस एंड टेक्स। यानी मोर और लेस 10% ऑफ योर पेपर इज फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फाइन, तो ये तो हो गया कितने सवाल आते हैं। दूसरा हो गया किस में से सवाल आते हैं। 10 क्वेश्चन जो है ये कहाँ से सवाल आएंगे। अब साइंस एंड टेक में हम क्या क्या पढ़ते हैं पहले वो पता होनी चाहिए, फिर मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट कौन सा है। सबसे पहला है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको पता ही है डीएनए के बारे में, डीएनए में जीन्स है, जीन्स के बारे में, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, जीन एडिटिंग किससे करते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी आई है जीन एडिटिंग की, कोई बता सकता है कि जीन्स को एडिट किया जाता है। आपने एक जीन लिया, जैसे चाइना में रिसेंटली एक साइंटिस्ट ने कुछ एम्ब्रियोज, ह्यूमन एम्ब्रियोज लिए, उनको कैंसर था, यानी उनके जीन्स में उनको एक सीक्वेंस मिली, ऑन्कोजीन की उनको सीक्वेंस मिली कि ऑन्कोजीन काफ़ी हाइपर एक्टिव है, जिसकी वजह से इस एम्ब्रियो को जब ये बच्चा पैदा होगा यहाँ से, उसको लेटर एज में फिर कैंसर हो सकता है। तो उसने उसका वो जीन लिया और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसका जीन ऑल्टर करके बच्चे को हेल्दी कर दिया। यानी उसने जीन को लेकर एडिट किया। एडिट किससे किया, टेक्नोलॉजी कौन सी थी। यूपीएससी ने सवाल पूछा 2017 में
कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक को टिक करना था। क्रिस्पर कैस9 एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे हम जीन्स को एडिट करते हैं। कैसे एडिट करते हैं वो अलग चीज़, वो यूपीएससी नहीं पूछेगा कि रियल मैकेनिज्म क्या है, एडिटिंग कैसे होती है। उन्होंने सिर्फ बोला कि क्रिस्पर कैस9 में जो कैस9 है वो किस काम के लिए होता है, वो मॉलिक्यूलर सिजर है जो डीएनए को काटता है। फाइन, वो हम पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में जीन्स के रिलेटेड आपको पता होगा, जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगा उसको पता होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। किसी को पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? देखिए हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हर एक चीज़ जो भी हमारी बॉडी में होती है किसी ना किसी जीन के साथ लिंक्ड है ना। मेरी आंखें कैसी है, मेरा बिहेवियर कैसा है, मुझे अगर कोई बीमारी होगी नहीं होगी, वो सारा मेरे जीन्स में एनकोडेड है। अब अगर जब मेरा फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा पैदा हुआ या अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मैंने उसका जीन टेस्टिंग करा के मैंने पता किया कि बच्चे की कुछ सीक्वेंसेस खराब है, डीएनए में कुछ जीन्स खराब है, जिसकी वजह से बच्चे को लेटर एज में कैंसर हो सकता है। तो मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाकर उसको पकड़कर उसका जीन निकाल के, कुछ सेल्स ही होंगी 17-18 सेल्स, उन 18 सेल्स में जीन एडिटिंग करके उसके जीन्स को ठीक करके बच्चे को पैदा करूंगा। बच्चा बिना डिफेक्टिव जीन के पैदा होगा। तो ये है आपकी जेनेटिक एडिटिंग टेक्निक्स। इसमें आपका क्रिस्पर कैस9 इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्निक्स। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी आपका मेंशन किया गया है मेंस के सिलेबस में, ठीक, लेकिन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि नैनोटेक क्योंकि मेंस के सिलेबस में है तो नैनोटेक से मेंस में ही सवाल आएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने मेंस का टॉपिक प्री में पूछा है। और ऐसा करता है यूपीएससी, जो मेंस के टॉपिक से वहाँ से प्री में सवाल आते हैं। तो नैनोटेक से आया है प्री में सवाल। जैसे फॉर एग्जाम्पल नैनो मटेरियल हमारा एक है जिसको हम कहते हैं कार्बन नैनो ट्यूब, CNTs। कार्बन नैनो ट्यूब्स की क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी में, हम उसको क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, कार्बन नैनो ट्यूब्स का क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो उसकी बड़ी एप्लीकेशंस है CNTs की। ऐसे ही आपको पता है अभी हमारे फ़ोन है, हमारे फ़ोन में बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है ना, तो कहा जाता है अगर आप नया मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जैसे ग्राफीन, तो आपका फ़ोन एक बार आपको चार्ज करना है, उसके बाद दोबारा उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये भी एक ग्राफीन, एक नैनो मटेरियल है जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नैनो मटेरियल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, नैनो मटेरियल क्या है इन द फर्स्ट प्लेस, टेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ये टेक्नोलॉजी कब से शुरू हुई। एक साइंटिस्ट था, उसने एक लेक्चर दिया यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके लेक्चर से नैनो टेक्नोलॉजी निकली एंड द साइंटिस्ट इज रिचर्ड फाइनमैन, उसको बोलते हैं द सेकंड आइंस्टाइन। तो वहाँ से नैनो टेक निकला। उसके बाद आपका रोबोटिक्स, आज रोबोटिक्स का ज़माना है। रोबोटिक्स की एप्लीकेशन क्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आप देखिए टेस्ला, पता है किसी को? टेस्ला कंपनी की आपने देखी है फैक्ट्री, वो कैसे गाड़ियाँ बनाते हैं, सारा ऑटोमेटेड है, सारा काम कौन करते हैं, रोबोट्स करते हैं। वो उनको हम बोलते हैं वो ऑटोमोबाइल के रोबोट्स है, इंडस्ट्रियल रोबोट उनको हम कहते हैं। आजकल जापान में एल्डरली पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी जवान नहीं है वहाँ, बूढ़े लोग काफ़ी ज़्यादा है। अब बूढ़े लोगों का ख्याल रखना है, अब आमतौर पर बूढ़े लोगों का ख्याल कौन, बच्चे ही रखते हैं, बच्चे तो कम है वहाँ, पॉपुलेशन कम है, अब बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब ख्याल कौन रखे, उन्होंने रोबोट्स बनाए जिनको हम कहते हैं डोमोबॉट्स या डोमेस्टिक रोबोट्स। वो उनकी सफाई वगैरह, घर का जो ऑड जॉब होता है वो करते हैं। तो आपके रोबोटिक्स की क्या सोसाइटल एप्लीकेशंस है वो पता होनी चाहिए। तो रोबोटिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सुपरवाइजरी यूनिट्स क्या होते हैं, ग्रिपर्स क्या होते हैं, ठीक है, ग्रिपर्स की अलग अलग टाइप्स है। तो रोबोटिक्स के कंपोनेंट्स, इसकी एप्लीकेशन, यहाँ से भी सवाल आ जाते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये भी साइंस एंड टेक में पढ़ना है। आपको पता होगा DRDO, सुना है नाम? अब हम जो है रिसेंटली अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ लेकर आते हैं, जैसे हमने ड्रोन्स बनाए, हमने रुस्तम ड्रोन बनाया। ये ड्रोन किसके लिए बनाया, इसमें क्या है? हमने मिसाइल बनाई, आपने नाम सुना होगा आकाश मिसाइल, आपने नाम सुना होगा पृथ्वी, आकाश, अग्नि, नाग, त्रिशूल, निर्भय, ब्रह्मोस हमने बनाई रशिया के साथ। बरक 8 मिसाइल वो हमने बनाई इजराइल के साथ। तो हमारा मिसाइल सिस्टम कौन कौन सा है? हमने APJ अब्दुल कलाम के अंदर IGMDP प्रोग्राम शुरू किया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो उन्हीं के अंदर था, जिसके अंदर हमने 5 मिसाइल सिस्टम्स बनाए इंडिया में। उसमें से कौन सी मिसाइल किस टाइप की मिसाइल थी? तो टाइप्स ऑफ मिसाइल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, कैसे काम करती है, बैलिस्टिक मिसाइल में ज़्यादा फ्यूल जलता है या क्रूज मिसाइल में ज़्यादा फ्यूल जलता है, उसमें कौन सी स्टेजेस होती है, फ्यूल कौन सा जलता है, प्रोपेलेंट कौन सा है, दैट इज़ अ मिसाइल टेक्नोलॉजी। लाइकवाइज आपको पता है
अभी नेवी से यानी पानी से भी जंगें होती है, तो सबमरीन्स कौन कौन सी है इंडिया के पास? अब हमारे पास जो सबमरीन्स है, कुछ कन्वेंशनल पावर सबमरीन्स है यानी डीजल पे चलती है, कुछ न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है जो न्यूक्लियर पावर पे चलती है। अब आजकल हमारे पास है बैलिस्टिक सबमरीन्स, अटैक सबमरीन्स। कौन कौन सी अटैक सबमरीन्स है? आईएनएस चक्रा क्या है, आईएनएस अरिधमन क्या है, ये सारा डिफेंस टेक्नोलॉजी। आपने वो मूवीज़ देखी होगी हॉलीवुड में, जहाँ पर वो जाते हैं पानी में जंगे करने और वहाँ पर उनके पास वो शिप्स होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर वो गोलियाँ लगाते हैं शिप्स में। उन शिप्स को हम कॉर्वेट्स कहते हैं, या अगर बड़ा होगा तो डिस्ट्रॉयर कहते हैं। इंडिया के पास कौन कौन से डिस्ट्रॉयर है? इंडिया के पास कौन कौन से क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स है? अभी रिसेंटली आया कि इंडिया फ्रांस के साथ 18 सबमरीन्स बना रहा है अंडर प्रोजेक्ट 75I, तो उस पर सवाल आ सकता है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में आप इतनी चीज़ें पढ़ सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। उसके बाद है आपका IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, आपने मेहनत की उस टेक्नोलॉजी पे और गवर्नमेंट आई आपसे टेक्नोलॉजी छीन कर ले गई, या किसी ने नकल करके वही सेम टेक्नोलॉजी बनाई लेकिन आपकी नकल की उसने, गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करती। जैसे ही आपने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है आप उसका पेटेंट फाइल कर सकते हैं, आपको 20 साल की प्रोटेक्शन मिलेगी कि सिर्फ आप ही ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेड सीक्रेट क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसको कहते हैं, ऑल दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल ट्रीटी है बाय द नेम ऑफ ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अभी हमने नई ट्रीटी बनाई ट्रिप्स प्लस, वो भी पता होनी चाहिए। ये सारा नोट्स में मिल जाएगा आपको, मैं जो भी बता रहा हूं, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद है आपका फिजिक्स। ये वो फिजिक्स नहीं है जो हम बचपन में हमने 11th 12th में पढ़ा है, ये वो फिजिक्स नहीं पूछेगा आपसे कोई। आपका फिजिक्स आमतौर पर जो प्रॉपर फिजिक्स है उसमें से एप्लीकेशन बेस्ड फिजिक्स ज़्यादा पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नाम सुना होगा आपने सुपर कंप्यूटर, नाम सुना है? सुपर कंप्यूटर, इंडिया के पास 2 ऐसे सुपर कंप्यूटर है जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में आते हैं दुनिया में। एक की रैंक कुछ 150 है, दूसरे की रैंक कुछ 250। तो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर समिट है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके बाद चाइना का भी है, टियान है। तो सुपर कंप्यूटर की एज तो अब चली गई, आज सुपर कंप्यूटर नहीं बनाते हैं, आज सारी रिसर्च होती है क्वांटम कंप्यूटर्स में। और क्वांटम कंप्यूटर्स में क्वांटम मैकेनिक्स लगता है, और क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का पार्ट है जिसमें आपको सुपर पोजिशन पढ़नी है, क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़नी है, आपको इसमें एंटेंगलमेंट पढ़नी है, दीज आर क्वांटम बिहेवियर जो हम पार्टिकल्स में देखते हैं। ऐसे ही आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। जैसे एक सवाल है यहाँ पर, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या क्या चीज़ें बोली गई है, तो आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी में क्या क्या चीज़ें बोली। क्या उसने बोला स्पेस टाइम एक के साथ मिला हुआ है, उसमें लेंसिंग होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स डेवलप होते हैं, रिपल्स होते हैं, क्या चीज़ें उसने बोली। ग्रेविटेशन के बारे में आइंस्टाइन का क्या ओपिनियन था, आपको पता है। न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में क्या कहा, न्यूटन ने कहा ग्रेविटेशन किसको कहते हैं, जब 2 बॉडीज ऑफ मास आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसी को ग्रेविटेशन बोलते हैं। यही है ना, आपके पास जब 2 बॉडीज ऑफ मास है, अर्थ है और सन है, इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन को, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूटन ने क्या कहा, ग्रेविटेशन। अब कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके लिए उसने एक लॉ भी बनाया, G(m1m2/r²। आप मास अर्थ का दो, सन का मास दो, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है उसका स्क्वायर निकालो, आपको मिलेगा कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और सन के बीच में। अब ये लॉ ग्रेविटेशनल लॉ है जो अभी भी एप्लीकेबल है, आज भी इसी लॉ के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला जाता है। बट जो न्यूटन की एक्सप्लेनेशन थी कि असल में ये 2 बॉडीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक्सप्लेनेशन आज गलत प्रूव हो चुकी है। आइंस्टाइन ने इसको गलत प्रूव किया और आइंस्टाइन ने कहा ग्रेविटेशन कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल स्पेस की बेंडिंग से होती है। अब ये बेंडिंग वगैरह क्या है ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो नाम सुना होगा, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, चाइनीज स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी, इन सारी स्पेस एजेंसीज पे सवाल आते हैं। जापानीज जाक्सा, जापानीज एरोस्पेस एजेंसी, इन सब पे सवाल आते हैं। रिसेंटली नासा ने इनजेन्युइटी मिशन किया, उस पर सवाल था। नासा का पार्कर सोलर प्रोब क्या है। नासा रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च कर रहा है जो केपलर टेलीस्कोप को रिप्लेस करेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सपायर हो रहा है, उसकी जगह 2028 में इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा।
चाइना ने ऑलरेडी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर लिया है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है 400 किलोमीटर ऊपर। तो हमारी सैटेलाइट्स कितनी ऊपर जाती है? ऊपर जब जाती है, जब उनकी लाइफ खत्म होती है, सपोज मैंने एक सैटेलाइट भेजी जो 30,000 किलोमीटर ऊपर है, ऑर्बिट में घूम रही है अर्थ के अराउंड। अब ये पूरी जिंदगी घूमती रहेगी? एक टाइम आएगा कि सैटेलाइट क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। खराब होने के बाद सैटेलाइट का क्या होता है? कहाँ भेजा जाता है उसको? उसके लिए हमारे पास अलग ऑर्बिट्स है, या उसको आप नीचे एटमॉस्फेरिक री एंट्री में जला देते हैं, या फिर कभी कोई सैटेलाइट अगर खराब हो गई या टूट गई, उससे स्पेस डेब्री की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। स्पेस डेब्री पे आईएएस में मेंस में सवाल था। उससे एक सिंड्रोम फैलता है ऑर्बिट्स में जिसको हम केस्लर सिंड्रोम कहते हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो के क्या क्या मिशन है? इसरो ने अभी मिशन करना है द गगनयान मिशन, जिसमें हम इंडियंस को ऊपर ऑर्बिट में भेजेंगे। पहला ऐसा मिशन होगा इंडिया का। इट इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अब इंडिया जब अपने एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर भेजेगा तो किसी रॉकेट में ही भेजेगा, है ना? इंडिया कौन सा रॉकेट इस्तेमाल करेगा अपने एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर भेजने के लिए? तो इंडिया के पास रॉकेट्स कौन कौन से हैं? इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्पेस टेक्नोलॉजी। रॉकेट्स को हम लॉन्च व्हीकल्स कहते हैं। इंडिया ने पहला लॉन्च व्हीकल बनाया SLV, दूसरा लॉन्च व्हीकल बनाया ASLV। आज वो दोनों लॉन्च व्हीकल्स बंद हो गए। तीसरा रॉकेट बनाया PSLV, चौथा रॉकेट बनाया GSLV। GSLV के 3 हमारे पास वेरिएंट्स है, Mark 1, Mark 2, Mark 3, और GSLV Mark 3 है जो हम गगनयान मिशन में इस्तेमाल करेंगे। सवाल आया था पिछली बार, इंडिया ने मार्स ऑर्बिटर मिशन किया, मंगलयान, जिसमें मूवी भी बनी थी। मंगलयान मिशन में इंडिया ने कौन सा रॉकेट इस्तेमाल किया था? ये यूपीएससी का सवाल है। उसमें उन्होंने GSLV इस्तेमाल किया या PSLV? फर्क क्या है दोनों में? PSLV क्यों होता है, किसके लिए होता है? GSLV क्यों बनाया गया? कौन सा रॉकेट है? कितनी स्टेजेस है उसमें? ये सारी टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है? इसके अलावा हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में आप एक्सपेक्ट करते हैं 2020 में दुनिया का, अभी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा क्राइसिस हुआ कोविड का। इससे बड़ा कोई क्राइसिस देखा है आपने अभी तक जब से पैदा हुआ है? पिछले 100 सालों में इतना बड़ा क्राइसिस कभी नहीं हुआ है जो अभी हमने कोविड का 2020 से देखा। अब कोविड जो फैला, ये वायरस की वजह से फैला या बैक्टीरिया की वजह से? वायरल डिजीज है ना, कोरोना वायरस की वजह से ये पैंडेमिक हुआ, तो ये वायरल डिजीज है। 2019 तक वायरस वाज द हॉट टॉपिक फॉर यूपीएससी। हर साल वायरस पे सवाल आता था। HIV वायरस पे, मलेरिया में कौन सा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वैक्सीन्स वायरसेस की, रेट्रोवायरल, ये कौन सी, इससे कौन सी हमने वैक्सीन्स बनाए। तो वायरस जो है हर साल यूपीएससी सवाल पूछता था। अब 2020 हुआ, कोविड वायरल डिजीज फैल गई, सारे बंदे वायरसेस को पढ़ने लगे और यूपीएससी ने वायरस से सवाल ही नहीं पूछा। समझ गए आप? देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑन वायरसेस डिस्पाइट द कोविड। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। द ओनली थिंग प्रिडिक्टेबल अबाउट यूपीएससी इज इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबल है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ऐसा हो रहा है तो अगले साल ऐसा होगा। लाइकवाइज हेल्थ सेक्टर में सिर्फ ऐसा ही नहीं पढ़ते, आपको पता होगा इंडिया में नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है एक, जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक फाइलियरिसिस, एलिफेंटियासिस। हाथी पांव नाम सुना है? लोगों के इतने बड़े बड़े पांव होते हैं, हाथी पांव बोलते हैं। वो किससे फैलता है, उस पर सवाल है। उसके लिए हमने क्या किया है, क्या 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 इनिशिएटिव है इंडिया में? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के लिए हम क्या करते हैं? इंडिया में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, यानी आमतौर पर हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? ताकि हम ठीक हो जाए। लेकिन ठीक इंसान जब हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ से बीमार होकर आता है। तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस क्या है? लाइकवाइज बैक्टीरिया को मारने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक्स। आजकल बैक्टीरिया नहीं मर रहे हैं एंटीबायोटिक से, क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप की है जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस के लिए आपने क्या किया है? हमने न्यूमोकॉकल वैक्सीन बनाया। 2020 का सवाल था न्यूमोकॉकल वैक्सीन। लाइकवाइज ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है ना? बिग डेटा एनालिटिक्स का ज़माना है, क्रिप्टो करेंसीज का ज़माना है, 5G का ज़माना है, सवाल था। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी पे सवाल था। ICT में एक ज़माना था जब हमारे पास ये होल्डेबल टेक्नोलॉजी थी, इसको हम होल्डेबल कहते हैं। जब आपने कोई चीज़ होल्ड की है, गैजेट, ये होल्डेबल टेक्नोलॉजी।
अब ज़माना है वेरेबल टेक्नोलॉजी का। अब आपके पास स्मार्ट ग्लासेस है, उसी में आ जाता है आपको जो भी आपको करना है। स्मार्ट वॉच है, ये वेरेबल टेक्नोलॉजी है। स्मार्ट जैकेट है। अब ज़माना आएगा होल्डेबल से शिफ्ट किया वेरेबल, वेरेबल से शिफ्ट हो रहा है इम्प्लांटेबल टेक्नोलॉजी। अब आपको कोई लगाने की भी ज़रूरत नहीं, आपके दिमाग में डाला जाएगा, बॉडी के अंदर डाला जाएगा। इम्प्लांटेबल टेक्नोलॉजी, न्यूरालिंक कंपनी है इलॉन मस्क की जो इस पे काम कर रही है, इम्प्लांट कर रही है चिप्स दिमाग के अंदर। फाइन, सो इट्स एन इम्प्लांटेबल टेक्नोलॉजी। यूपीएससी ने वेरेबल टेक्नोलॉजी पे सवाल पूछा है, इम्प्लांटेबल पे अभी सवाल नहीं पूछा, वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। लाइकवाइज कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, जैसे बायोलॉजी में किसको नोबेल प्राइज़ मिला, क्यों मिला, उस पर सवाल आ सकता है। जैसे हमने देखा किप थॉर्न को 2017 में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, उसी साल ग्रेविटेशनल वेव्स पे सवाल था। यानी किसको मिल रहा है आपका जो नोबेल प्राइज़ है, किस किस को मिल रहा है, क्या क्या मिसलेनियस टॉपिक्स है, वो हम मिसलेनियस में देखते हैं। ये है आपका टोटल स्ट्रक्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहां से मेजॉरिटी सवाल आते हैं। सबसे ज्यादा सवाल अभी तक हमने देखे हैं बायोटेक्नोलॉजी से। 2019 तक बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा सवाल, और 2020 में भी बायोटेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा सवाल। यानी आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये 6 महीने लगेंगे अगर पढ़ेंगे तो, डेप्थ में जाएंगे अगर सब पढ़ेंगे, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो पूछा जा रहा है। अगर देखा जाए 2015 से 2019 का ट्रेंड है, कम से कम 4 से 5 सवाल सिर्फ बायोटेक से, और 2020 में भी वैसा ही था। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लगभग 3 से 4 सवाल आईसीटी से, और यहां पर भी 3 से 4 सवाल आईसीटी से। नंबर 3 फिजिक्स। ये कौन सा फिजिक्स है? दिस इज पॉपुलर फिजिक्स। ये वो फिजिक्स नहीं है कि आपको मैथमेटिकल इक्वेशन पूछेंगे। पॉपुलर फिजिक्स, अंडरस्टैंडिंग ब्लैक होल सबको पता होनी चाहिए। सन कौन सा, क्या सन ब्लैक होल बन सकता है? कोई बता सकता है? बन सकता है? ब्लैक होल बनने के लिए मिनिमम मास जो आपको चाहिए दैट इज 3 टाइम्स द मास ऑफ द सन। यानी हमारा सन ब्लैक होल बन ही नहीं सकता। ये तो सिंपल जनरल नॉलेज है। सन क्या बन सकता है फिर? क्या सन न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, या व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, रेड जाइंट बनेगा, या सुपर रेड जाइंट बनेगा? ये पता होनी चाहिए इंसान को, ये जनरल नॉलेज। यही फिजिक्स पूछते हैं, पॉपुलर फिजिक्स पूछते हैं। आपको मैथमेटिकल इक्वेशन कोई नहीं पूछेगा। लाइकवाइज ये 3 है इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस। बायोटेक नंबर 1, आईसीटी नंबर 2 और फिजिक्स नंबर 3। डिफेंस टेक्नोलॉजी आपको पता है, डिफेंस की सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी। लाइकवाइज मिसाइल कौन कौन सी है इंडिया के पास, सबमरीन कौन कौन सी है, तो बड़ा टॉपिक है हमारा। लेकिन हमने देखा 2020 में डिफेंस से कोई सवाल नहीं था, इसरो पे कोई सवाल नहीं था, डीआरडीओ की कोई, HAL का कोई सवाल नहीं था 2020 में। हाँ, ड्रोन्स पे सवाल डाले थे उन्होंने, क्योंकि ड्रोन्स के लिए एक रेगुलेशन आई थी, ड्रोन रेगुलेशन 2.0। यानी आप जब ड्रोन, अभी शादियों में ड्रोन उड़ते हैं ना, किस हाइट तक ड्रोन उड़ सकते हैं ये गवर्नमेंट ने बोला है। कब उड़ा सकते हो, दिन में या रात में? अगर गाड़ी में चल रहे हो, क्या गाड़ी में चलते चलते ड्रोन उड़ा सकते हो? अलाउड नहीं। क्या आप बियॉन्ड विजुअल रेंज में जा सकते हैं? यानी पहले क्या होता था, विद इन विजुअल रेंज, विद इन विजुअल रेंज हो गया, आप ड्रोन सिर्फ तब तक उड़ा सकते हो जब तक कि आपकी रेंज में है, जब तक आपको दिख रहा है। बियॉन्ड विजुअल रेंज में आप ड्रोन उड़ा ही नहीं सकते, यानी आप ड्रोन उतना दूर नहीं भेज सकते कि आपकी नज़र से वो दूर हो जाए। फिर हमने ड्रोन रेगुलेशन 2.0 लेकर आए, जिसमें कहा गया नहीं, अब आप बियॉन्ड विजुअल रेंज भी ड्रोन उड़ा सकते हैं। पहले 400 किलोमीटर की रेंज थी, आज हमने उसको भी रेंज को भी बढ़ाया। तो ड्रोन, क्योंकि ड्रोन रेगुलेशन 2.0 आई थी तो यूपीएससी ने ड्रोन पे सवाल छोड़ा था। तो ये कुछ ट्रेंड है। ऐसे आईसीटी में सवाल आता था विजिबल लाइट कम्युनिकेशन पे। अभी अंदर वाईफाई चल रहा है, तो हमारा जो जियो का अभी अंदर फाइबर है, तो जियो की तार आ रही है बाहर से, वहाँ से हमने अंदर तार ली और वाईफाई लगाया, और वाईफाई से हॉटस्पॉट निकला, और आपके सारे फ़ोन में वाईफाई है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट में। यानी इसके लिए आपने एक वाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आजकल मार्केट में इस वक्त तक 2021 सितंबर तक वाईफाई 5 आपकी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वाईफाई 6।
अभी यूनाइटेड स्टेट्स में वाईफाई 6 उन्होंने शुरू किया है। वाईफाई 5 इज योर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वाईफाई 6 वो बना रहे। लाइकवाइज आज वाईफाई का ज़माना भी चला गया, आज लाईफाई का ज़माना है। लाईफाई हो गया, आपने लाइट बल्ब खोला, बल्ब से ही इंटरनेट आएगा। अब आपको वायर्स की भी ज़रूरत नहीं है, वायरलेस डिवाइसेस की भी ज़रूरत नहीं है। ये लाइट फिडेलिटी का ज़माना है। आपने बल्ब लगाया, बल्ब में ही हमने वो फोटो डायोड्स रखे होते हैं, यहाँ से लाइट आती है, लैपटॉप में इंटरनेट शुरू हो जाता है। जितनी ज़्यादा लाइट उतना ज़्यादा तेज़ इंटरनेट। दैट इज़ लाइफाई, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। इस पे सवाल पूछा था यूपीएससी ने। लाइकवाइज वोल्टे, जियो का है ना, वोल्टे पे सवाल था। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, किसी के पास एटीएम कार्ड है, आज वो है ना एटीएम कार्ड, जैसे मैं पिछली बार गया था शॉपिंग करने लाल चौक, मैंने उनको एटीएम कार्ड दिया एक्सिस बैंक का। आमतौर पर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो स्वाइप करेगा या मशीन में डालेगा, उसने कुछ नहीं किया, उसने उसके ऊपर रखा उसको खाली हवा में, और पैसे डिडक्ट हो गए। इसको हम नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आपको कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, दूर से ही पैसे डिडक्ट हो सकते हैं। इस पे सवाल था। लाइकवाइज प्रोजेक्ट लून क्या है, ये भी फिर से सवाल। इसरो साइबर सिक्योरिटी वानाक्राई। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, यही पढ़ना है और इसी को पढ़ेंगे। आज से ही शुरू होगा आपका टेक्नोलॉजी। सब पढ़ना। कोई सवाल है तो पूछो। कोई क्वेश्चन है? शाबाश, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। सब पढ़ेंगे और आराम से। जितना भी मैंने बोला ये सारा नोट्स में भी अवेलेबल है और लिखाया भी जाएगा। तो अगर आप कुछ लिख नहीं पाए, क्योंकि मैं तेज़ बोल रहा था, क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये अलग से हमें सब चीज़ें पढ़नी है। स्टार्टिंग विद बायोटेक, फिर हम देखेंगे क्या क्या आगे पढ़ेंगे। कोई सवाल है तो पूछो। चलो एक एक करके बताओ, आप बैकग्राउंड क्या है ऐसे बताओ। हाँ, किस में? बीए? कौन कौन सा सब्जेक्ट? 11-12 में क्या था आपका? किस कौन सा ये है सब्जेक्ट? क्या? आर्ट्स। और तो पता है मुझे। आपका? ओके। +2 में क्या था? आर्ट्स। हाँ, कंप्लीट है। क्या क्या सब्जेक्ट? मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। यस। उसके बाद कुछ किया कर रहे हो? किसमें? कहाँ से? कहाँ से? अब एमटेक, बीटेक मैकेनिकल कब ख़त्म हुआ सर? अब हाँ, बीएस कब ख़त्म हुआ? आपका कब ख़त्म हुआ? कहाँ से? सेम। तुम्हारा क्या है? हाँ, बायोकेमिस्ट्री। आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कौन सा, कहाँ से? कॉलेज? कॉलेज सुनाई नहीं। अपोलो। आपका क्या है सब्जेक्ट? आपका सिविल इंजीनियरिंग। ठीक, शुरू करें? ठीक है, चलिए। मैं आज थोड़ा धीरे ही जाऊंगा बिकॉज यहाँ आर्ट्स वाले भी है। कहाँ गया ये रब? ज़रा अंदर होगा। ये डाउनलोड कर, ये मैंने ग्रुप में है सब, व्हाट्सएप ग्रुप में है ना। जो नहीं है वो हो जाना ऐड।
ये पीडीएफ मैंने भेजा है, ये प्रिंट आउट करना और क्वेश्चंस पढ़ लेना एक बार। पहला काम होता है क्वेश्चन पढ़ना, आपको समझ जाना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन है 13 से 20 तक, मेंस के भी और प्री के भी, ठीक है। मोरलेस जितना मैंने बोला है वही सब इसमें लिखा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना फोकस करना है। आपकी प्रिपरेशन का 10% टाइम साइंस एंड टेक में जाना चाहिए, क्योंकि पेपर भी 10% वहीं से होगा, ठीक है। अब आपको बैकग्राउंड पता है, सवाल कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाने से पहले एक थोड़ा सा समझते हैं साइंस असल में है क्या और टेक्नोलॉजी क्या है, फ़र्क क्या है इसमें। फिर मैं आपको असल बायोटेक से शुरू करते हैं। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देयर इज सम डिफरेंस। पहले डेफिनेशन में लिखाता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। लिखिए, साइंस इज़ द ऑब्जर्वेशन। एक और काम प्लीज़, जो कंटिन्यू करें बिकॉज इट्स एन ओपन क्लास, जो कंटिन्यू करें प्लस में प्रिसाइसली उनके लिए बोल रहा हूँ। ऐसे नोट्स मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ठीक है अब मुझे 1 साल आपके साथ रहना है। साइंस एंड टेक ख़त्म होगा, मैं एनवायरनमेंट उठाऊँगा, एनवायरनमेंट ख़त्म होगा, मैं इकॉनमी उठाऊँगा। आप 1 साल मेरे ही साथ हो और जो भी फैकल्टी आएगी, और मैं वैसे ही चाहूँगा कि आप चले जैसा कि हक है इस प्रिपरेशन का, ठीक। आप सबके पास कल से A4 शीट पेपर होना चाहिए। कॉपीज़ एक्सेप्ट नहीं है, ये कॉपी किसी काम की नहीं, ठीक है। कल से सबके पास A4 शीट पेपर होना चाहिए, ठीक है। A4 शीट पेपर में घर से ही मार्जिन्स लगा कर आना। ये एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई होगा, ये नोट मेकिंग से क्वालिफाई होता है, क्योंकि आप फ्रेशर्स है, अभी नोट बनाओ, कल को इतना फ़ायदा होगा, आप पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। नोट मेकिंग सीख लो आप। A4 शीट पेपर ला, उसके 3 हिस्से करो। ज़रा मेरी फाइल लेकर आना अंदर से, ब्लैक कलर की, ऑफिस में, ठीक है। अभी A4 शीट ला आपने, इसमें क्या करेंगे आप, अभी साइंस एंड टेक है ना, तो ऊपर यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फॉर एग्जांपल हमने पहला कंपोनेंट शुरू किया बायोटेक। तो बायोटेक में मैं जो भी आपको टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक का नाम और बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, पैरा नहीं लिखना है। बुलेट पॉइंट्स में सिर्फ वो पॉइंट्स डालने हैं जो पता है आपको कि ये भूल जाएगा मुझे। जो याद रहेगा उसको नोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो याद है। जो भूल जाता है वही लिखना है। आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल सकता है, डाल दिया नोट में। अब द, इज़, एंड वो इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम नोट्स बनाए थे। मैं आपको हल्का सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज भी मैं यही नोट्स इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है A4 शीट पेपर, इसके 3 हिस्से करने हैं और बुलेट पॉइंट्स में डालना है, क्योंकि अब मुझे पढ़ाना पड़ता है तो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है। आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है, आपको सीधा पॉइंट्स डालने हैं, और वही पॉइंट्स प्री में भी फ़ायदा देंगे और मेंस में भी। मेंस में धंधरछन लेकिन वहाँ भी पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नोट्स होने चाहिए, और कल से देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट। कल से ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको, छोटा छोटा लिखने हैं। ऐसे लिखते जाओगे ना, जितना मैंने पढ़ाया है, एक किताब लिख कर जाओगे फिर 3 महीने के बाद। किताबें नहीं लिखनी है, छोटे प्रिसाइज कंसाइज नोट्स बनाने हैं। जितना आप ऐसे कॉपी में 5 पेजेस में लिखोगे, ऐसे पेज में 1 में आ जाएगा। रिविजन आसान हो जाएगा उससे, ठीक है। एंड दिस एग्जाम इज क्वालिफाइड बाय रिविजन एंड नॉट बाय नॉलेज। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आसानी से एग्जाम हो सकता है। सो आज आप लिख सकते हैं, कल से। हाँ, ये कॉपी भी ठीक है, ऐसी कॉपी बिना रूल्स के, बिकॉज यूपीएससी का जो पेपर आता है उसमें लाइनें नहीं होती है, वो ऐसा प्लेन पेपर होता है। तो प्लेन पेपर में एक साइड से मार्जिन, ऐसे 2-3 मार्जिन बनाओ और ऐसे लिखना शुरू करो, ठीक है। ये कॉपी अगर है तो ठीक है,
ये लाइनें वाली कॉपी नहीं रखना। चलो साइंस इज द ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, theoretical explanation and experimental investigation of the natural phenomena, आसिम बताओ क्या क्या लिखा? ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, हाँ, डिस्क्रिप्शन, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। ये वर्ड्स मैंने बहुत चुन के डाले हैं इसमें, बिकॉज यही आपको देखना है। ऑफ द व्हाट? नेचुरल फिनोमेना। नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए ये डेफिनेशन काफ़ी है। ये डेफिनेशन पढ़ोगे आपका साइंस बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है? जो बीए वाले हैं ना, आप ये डेफिनेशन पढ़ो, आपका भी साइंस बैकग्राउंड हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है? अब देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मुझे साइंटिस्ट हूँ मैं, मुझे साइंस करना है मुझे, और मैंने डिसाइड किया मैं अपनी पीएचडी की थीसिस स्वॉन्स पे लिखना चाहता हूँ। किन पे? स्वॉन्स पे। स्वॉन्स पता है ना? स्वॉन्स पता है? तो स्वॉन्स पे मैं लिखना चाहता हूँ, जानवर है, स्वॉन्स पे लिखना चाहता हूँ। तो स्वॉन्स को मैं स्टडी करना चाहता हूँ कि क्या बिहेवियर है इनका, कैसे होते हैं। जैसे कि डार्विन ने बिहेवियर स्टडी किया ना, उसको मालूम पड़ा कि जब उसने अलग अलग स्पीशीज़ को देखा, उसने कहा ये स्पीशीज़ यहाँ से निकली होगी, फिर वो वहाँ से निकला होगा, हम सबका एंसेस्टर एक है, तो हमारा और चिंपैंजीज़ का। डार्विन ने ये नहीं कहा कि हम मंकीज़ से निकले, डार्विन ने ये कहा हमारा और मंकीज़ का सेम एंसेस्टर है, तो ये ट्री ऑफ लाइफ है, यहाँ से चीज़ ऐसे ऐसे निकली है। तो ये उसने ऑब्जर्व की चीज़। मैं किसको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ? मैं स्वॉन्स पे साइंस करना चाहता हूँ। और साइंस का मेथड होता है कि साइंस कैसे किया जाता है। अब मेथड क्या है? सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जर्वेशन। तो मैं गया, मैंने देखा एक पर्टिकुलर आइलैंड है, इस आइलैंड के ऊपर स्वॉन्स रहते हैं। मैंने देखा ज्योग्राफी में, मुझे लगा कि ये आइलैंड है, यहाँ स्वॉन सबसे ज़्यादा है, तो बेहतर है वहाँ पर जाकर स्टडी शुरू की जाए। वहाँ पर पहुँच के ही सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंस। जेनेसिस साइंटिफिक मेथड का ऑब्जर्वेशन से होता है। तो आपने देखा कि वो लोग बिहेवियर कैसा है, कब निकलते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, कहाँ से जाते हैं, क्या ग्रुप में चलते हैं या अलग अलग चलते हैं, आप ऑब्जर्व करते जा रहे हो। फाइन। ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको मालूम पड़ा, मैं अगले दिन भी गया, मैं एक हफ्ते कंटिन्यू गया, मैं 2 हफ्ते गया, मैं 1 महीने कंटिन्यूसली स्वॉन्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने कुछ उसमें पैटर्न्स देखे। मैंने देखा कि ये जब भी निकलते हैं सुबह लाइन में निकलते हैं एक साथ, जब भी खाते हैं एक साथ खाते हैं, या माँओं के साथ, माएँ हमेशा अकेली चलती है, बच्चे बाप के साथ होते हैं। तो मैंने कुछ पैटर्न्स निकाले, यानी मैंने आइडेंटिफिकेशन की, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स की। तो जब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ, ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे कुछ खास पैटर्न्स आइडेंटिफाई होते हैं। ये पैटर्न्स है जिसमें स्वॉन्स जीते। तो मैंने आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन के बाद अब इन पैटर्न्स को मुझे डिस्क्राइब करना है ना, कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, मैंने ये फलां चीज़ जो आइडेंटिफाई की, ये पैटर्न जो मैंने देखा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन लिखते लिखते पहले आप हाइपोथेसिस देते हैं, यानी आप कहते हैं कि मेरी नज़र में जितना मैंने ऑब्जर्वेशन की है, जितना मैंने आइडेंटिफिकेशन की है, मेरे हिसाब से ये असल वजह है कि ऐसा क्यों होता है, ये है मेरी एक्सप्लेनेशन। तो मैंने उसका नाम क्या दे दिया? वो मेरी हाइपोथेसिस है। क्या है? हाइपोथेसिस है। तो मैंने एक हाइपोथेसिस दिया कि भाई ये जो स्वॉन्स का एनवायरनमेंट है, इसमें ये हो रहा है, ये फला एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो मैंने हाइपोथेसिस दे दिया। मेरी जगह दूसरा साइंटिस्ट आया,
उसको भी सेम चीज दिखी, तो उसने कहा कि तहलील का जो हाइपोथेसिस था वो क्या था, सही था। फिर एक और साइंटिस्ट आया, उसने भी सेम चीज देखी, उसने भी यही कहा कि मेरा जो हाइपोथेसिस था वो सही था। अब मेरे हाइपोथेसिस की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है ना, हर एक बंदा सेम चीज बोल रहा है, तो धीरे धीरे जब मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी और मैं मैथमेटिकली इसको प्रूव भी करूंगा, तो मेरा हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब ये एक्सेप्टेबल है साइंटिफिक कम्युनिटी में। साइंटिफिक कम्युनिटी मेरी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करता है, कि कहता है कि दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्वान्स। स्वान्स के ऊपर ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दी है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी। लाइकवाइज कायनात शुरू कैसे हुई, सबसे एक्सेप्टेबल और फेमस थ्योरी कौन सी है, द बिग बैंग थ्योरी। क्या इसका मतलब एक ही एक्सप्लेनेशन है, नहीं, यूनिवर्स की बिगिनिंग के लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशंस है। बिग बैंग थ्योरी इज वन ऑफ देम। लाइकवाइज देयर इज अनदर थ्योरी, बिग बाउंस थ्योरी। वो कहते हैं यूनिवर्स एक्सपैंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर बाउंस से फिर से निकलती है, ये बिग बाउंस थ्योरी चलती रहती है। ऐसा वो कहता है यूनिवर्स इटर्नल है और बाउंस से नई यूनिवर्स शुरू हो जाती है। लाइकवाइज अनदर स्टेडी स्टेट थ्योरी हुआ करती थी एक जमाने में। लाइकवाइज देयर इज एम थ्योरी, देयर इज इन्फ्लेशनरी थ्योरी, देयर इज ब्रह्मांडा थ्योरी। अलग अलग थ्योरीज है यूनिवर्स की एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन सबसे फेमस और एक्सेप्टेबल कौन सी है, द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अब जब ये थ्योरी बनी, अब साइंटिफिक कम्युनिटी इसको क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है इस थ्योरी को। मेरी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट किया जाता है और कहा जाता है कि ये एक्सप्लेनेशन जो तहलील ने दी है, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन को अभी एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई नहीं किया गया है। यानी अगर मैं बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव कर पाऊंगा, तो मेरी वो थ्योरी लॉ बन जाएगी, वो प्रिंसिपल बन जाएगा कि असल कायनात में ये ही हुआ है। अब ये वेरीफाई हो चुका है, हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया इसको। यानी थ्योरीज जब एक्सपेरिमेंटली इन्वेस्टिगेट हो जाती है, वो एक एस्टैब्लिश्ड साइंस बनता है। क्या बनता है, एस्टैब्लिश्ड साइंस। एस्टैब्लिश्ड साइंस। तो मैं जब गया, मैंने स्वान्स को स्टडी किया, मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी, उसको हाइपोथेसिस कहा लोगों ने, फिर साइंटिफिक कम्युनिटी की क्रेडिबिलिटी बढ़ी, मेरा जो इस एक्सप्लेनेशन में भरोसा बढ़ा, वो थ्योरी बनी, उसमें मैंने मैथमेटिकल प्रूफ्स भी दिए। लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ तो किसी भी चीज़ का दिया जा सकता है, जैसे कि आपको पता है स्ट्रिंग थ्योरी, किसी ने नाम सुना है स्ट्रिंग थ्योरी? चलो छोड़ो, स्ट्रिंग थ्योरी एक थ्योरी है जिसका मैथमेटिकल प्रूफ है हमारे पास, लेकिन एक्सपेरिमेंटली नहीं प्रूव कर सकते उसको, क्योंकि अगर स्ट्रिंग थ्योरी को प्रूव करना है तो ऐसी यूनिवर्स चाहिए जिसमें 10 डायमेंशंस है, हमारे यूनिवर्स में सिर्फ 4 डायमेंशंस है। तो स्ट्रिंग थ्योरी का मैथ तो प्रूव किया जा सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता। लाइकवाइज अनदर थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, मल्टीवर्स थ्योरी, मैथमेटिकली प्रूव्ड है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं हो सकती, क्योंकि मल्टीवर्स थ्योरी को प्रूव करने के लिए यूनिवर्स से बाहर निकलना पड़ेगा। और आज तक 2021 हो चुका है, हमें यूनिवर्स की बाउंड्री भी नहीं पता कि बाउंड्री कहाँ इसकी है भी या नहीं है। तो मल्टीवर्स थ्योरी प्रूव करने के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी जिंदगी में तो नहीं होगा। तो कुछ ऐसी थ्योरीज है जो मैथमेटिकली प्रूव हो सकती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो सकती। लाइकवाइज मैंने अपनी थ्योरी मैथमेटिकली प्रूव कर दी कि ऐसा हो रहा है, मैंने इक्वेशंस दी, फाइनली ये थ्योरी बनी। थ्योरी के बाद जब ये इन्वेस्टिगेट होगी और इस पे एक्सपेरिमेंट होगा और एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाएगा, तब ये लॉ बनेगा, तब ये प्रिंसिपल और एस्टैब्लिश्ड साइंस बनेगा। और एस्टैब्लिश्ड साइंस कभी भी यू टर्न नहीं लेता है। जो साइंस एस्टैब्लिश हो चुका है वो हमेशा के लिए सही रहता है। जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, वो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो लॉ है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। लेकिन न्यूटन की एक्सप्लेनेशन वो गलत थी, न्यूटन का लॉ सही है। समझ गए आप? न्यूटन ने ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन गलत है उसकी, न्यूटन ने ग्रेविटी निकाली, वो सही है। आज भी न्यूटन की ग्रेविटेशनल इक्वेशन से ही ग्रेविटेशन निकाली जाती है। समझ गए आप? एक्सप्लेनेशन आज आइंस्टाइन की चलती है। अब हमने इन्वेस्टिगेशन करके एस्टैब्लिश्ड साइंस बनाया, और एस्टैब्लिश्ड साइंस कभी भी गलत नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हमें सिर्फ अगर यकीन करना है, जो साइंटिफिक टेम्पर के लोग होते हैं, देयर इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है टू बिल्ड अ साइंटिफिक टेम्पर। ये पॉलिटी में पढ़ेंगे आप। साइंटिफिक टेम्पर के जो लोग होते हैं, जो साइंटिफिकली चीजें सोचते हैं,
अगर उनको साइंस पे ही भरोसा है, वो कौन सा साइंस होना चाहिए? एस्टैब्लिश्ड साइंस, ना कि कोई हाइपोथेसिस, कोई थ्योरी। डार्विन की द थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज स्टिल अ थ्योरी, इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइबल। आप उसको नहीं कर सकते प्रूफ, वो थ्योरी है। हाँ, एक्सेप्टेबल है डार्विन की थ्योरी, लेकिन एस्टैब्लिश्ड साइंस नहीं है, प्रूफ नहीं है। ठीक, तो ये साइंस है। साइंस में ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होती है। थोड़ा बहुत और इसमें डेप्थ में जाते हैं। सवाल है, आपने वहां पर देखा कि ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये सारी किस में होती है? नेचुरल फिनोमेना में। वही लिखा ना, ऑफ द नेचुरल फिनोमेना, लास्ट वर्ड तो वही था। यानी मैं किस चीज को ऑब्जर्व करूंगा? जो मुझे दिखेगा, जो नेचर में है। क्या सोल को आप ऑब्जर्व कर सकते हो? रूह को ऑब्जर्व कर सकते हो? तो रूह क्या साइंस का फील्ड है? साइंस बोलता है देयर इज नो सोल। कहता है ना, साइंटिस्ट कुछ कहते हैं जो एथियस्टिक टेम्पर के होते हैं, वो कहते हैं सोल नहीं है। अब सोल तो नेचुरल फिनोमेना ही नहीं है, आप कैसे उसको प्रूव करोगे? या आप कैसे उसको डिस्प्रूव करोगे? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि भगवान नहीं है, गॉड नहीं है। गॉड इज नॉट अ नेचुरल फिनोमेना, वो नेचर में नहीं है। जैसे आपको दरख्त मिलते हैं वैसे गॉड नहीं दिखता आपको। गॉड सुपर नेचुरल है, ये नेचर में नहीं आता। तो साइंस का काम है नेचर में काम स्टडी करना, ना कि सुपर नेचुरल पे डिस्कशन करना। तो जो साइंटिस्ट कहता है देयर इज नो, हाँ बोल सकता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो फिजिकल प्रूफ ऑफ गॉड, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा सही है, फिजिकली आपको अल्लाह की आंखें, अल्लाह की टांगें नहीं दिखती, आपको निशानियां दिख सकती है, लेकिन फिजिकली तो अल्लाह नहीं दिखेगा आपको। तो जब तक वो फिजिकली नहीं है, पता भी नहीं कि उसकी फिजिकल बॉडी है भी या नहीं है, क्या वो नेचर में है या नहीं है। जो कोई चीज़ नेचर में है ही नहीं, आप उसको कैसे साइंटिफिकली डिस्प्रूव कर सकते हो? तो साइंस, गॉड, जो साइंटिस्ट बोलेगा कि गॉड नहीं है, ही इज एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट का काम है सिर्फ टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल फिनोमेना, वो सुपर नेचुरल पे कमेंट नहीं कर सकता है। समझ गए आप? तो दिस इज द साइंटिफिक टेम्पर। अब अगर मुझे सच्चाई तक पहुंचना है, फॉर एग्जाम्पल नेचर में हम स्टडी करते हैं इंसानों की शुरुआत कैसे हुई, या इंसानों को छोड़ो, लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ शुरू कैसे हुआ, कोई बता सकता है इस वक्त? कैन एनी वन ऑफ यू कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट या दिस क्वेश्चन कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ अर्थ पे? क्या कोई और प्लैनेट है जहां पे लाइफ है? कोई प्लैनेट? वी कॉल इट फर्मी पैराडॉक्स। कोई प्लैनेट ही नहीं है जिस पे अभी तक कोई प्लैनेट, हमने हजारों प्लैनेट छान मारे, कहीं से सिग्नल नहीं मिल रही है किसी भी लाइफ की, सिर्फ अर्थ पे लाइफ है। और ये शुरू कैसे हुआ? कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा ना, या पहले से थे? पहले से थे। अर्थ को कितना टाइम हो गया बने हुए? 4.4 बिलियन ईयर्स, 400 करोड़ साल हो गए अर्थ को। अरे पूरी यूनिवर्स को सिर्फ 1300 करोड़ साल हो गए, 13 बिलियन ईयर्स अगो। कायनात बनी 13 बिलियन ईयर्स अगो, उससे पहले यूनिवर्स नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ है ना, अर्थ भी बना। अर्थ में ये लाइफ शुरू कब हुई? और इसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। ठीक, अब आपको मुझे स्टडी करना है कि लाइफ का ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, यानी मुझे इस हकीकत तक पहुंचना है कि ये शुरू कहां से हुआ, यानी मुझे सच तक पहुंचना है। सच तक पहुंचने के लिए हमें दो रास्ते होते हैं। एक होता है हमारे पास इंडक्शन, एक होता है हमारे पास डिडक्शन। दो रास्ते हैं जिसको इस्तेमाल करके आप सच तक पहुंच सकते हो कि असल क्या हुआ है, यूनिवर्स बनी नहीं बनी, कब बनी, इंसान चिंपैंजी से आए नहीं आए, क्या मसला है, मसला क्या है। सच तक पहुंचने के लिए दो तरीके हैं, एक है इंडक्शन और दूसरा है डिडक्शन। इंडक्शन क्या हो गया? इंडक्शन हो गया जब आप एक पर्टिकुलर केस को स्टडी करते हैं और उस पर्टिकुलर केस से आप एक जनरल कंक्लूजन देते हैं। क्या देते हैं?
जनरल कंक्लूजन। मतलब इसका है मैंने एक पर्टिकुलर केस स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसको स्टडी कर रहा था, स्वॉन्स को, है ना। तो मैंने स्वॉन्स को स्टडी करना है। क्या मैं पूरी दुनिया में जाऊंगा जहां जहां स्वॉन्स है सबको स्टडी करूंगा? नहीं, मैंने एक आइलैंड चुना ना जहां क्या थे सबसे ज्यादा स्वॉन्स। मैंने हर स्वॉन को स्टडी किया, मैंने एक पर्टिकुलर सैंपल को स्टडी किया। उस सैंपल को स्टडी करने के बाद मैंने स्वॉन्स के बारे में थ्योरी दी। तो मैंने एक पर्टिकुलर जगह को, पर्टिकुलर स्टेट को, पर्टिकुलर केस को स्टडी किया, उससे मैंने एक जनरल कंक्लूजन दिया कि स्वॉन्स ऐसा करते हैं। क्या मैंने हर स्वॉन को स्टडी किया था? नहीं, मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन को स्टडी किया, एक सैंपल को स्टडी किया, फिर मैंने एक जनरल कंक्लूजन दिया कि ऐसा होता होगा स्वॉन्स के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा मेथड है दैट इज डिडक्शन। डिडक्शन में हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट होती है जिससे हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट डिड्यूस करते हैं। ये लिखो, जिससे हम क्या करते हैं, ये इसका सब हेडिंग है मेथड ऑफ साइंस। साइंस की डेफिनेशन लिखी ना, सब हेडिंग मेथड ऑफ साइंस। साइंस कौन सा मेथड लेता है? देखो डिडक्शन क्या है, मेरे पास ऑलरेडी एक जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट से मैंने एक पर्टिकुलर रिजल्ट डिड्यूस किया है। तो मैं डिडक्शन में जनरल से कहां की तरफ जाता हूं, पर्टिकुलर, और इंडक्शन में पर्टिकुलर से जनरल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल दोनों की लेते हैं। मुझे कोई बता सकता है साइंस कौन सा मेथड इस्तेमाल करता होगा स्टडीज के लिए, ऑब्जर्वेशन वगैरह जो भी आपने लिखा ना? साइंस इंडक्शन पे चलता है या डिडक्शन? यस, साइंस किस पे चलता है? इंडक्शन। तो साइंटिफिक मेथड इज द इंडक्शन मेथड। और डिडक्शन कौन इस्तेमाल करता है? फिलॉसफी या रिलीजन। फिलॉसफी और रिलीजन डिडक्शन करते हैं और साइंस इंडक्शन। कोई बता सकता है किस मेथड का इस्तेमाल करके आप 100% ट्रू रिजल्ट्स निकाल सकते हो? किस मेथड का इस्तेमाल करके आप 100% ट्रू रिजल्ट्स निकाल सकते हो और कैसे? कैसे? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो उससे क्या होगा? वेरी गुड। इंडक्शन मेथड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मेथड है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, पर यह 100% ट्रू रिजल्ट्स नहीं देता है। यानी इंडक्शन से जो भी आप रिजल्ट पे पहुंचेंगे दैट रिजल्ट इज हाईली लाइकली। क्या है? हाईली, यानी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यह सही होगा, पर 100% ट्रू नहीं। डिडक्शन से जो भी हमें रिजल्ट मिलेंगे वो क्या होते हैं? 100% ट्रू रिजल्ट्स। एग्जाम्पल देता हूं मैं इंडक्शन मेथड की। हमने देखा वही एग्जाम्पल, मेरी देखो, मेरी स्टडी देखो, मैं किसको स्टडी कर रहा था? एक पर्टिकुलर स्वॉन के आइलैंड को। ठीक, तो मैं आइलैंड पे गया, मैंने देखा स्वॉन्स को स्टडी कर रहा हूं मैं, और मेरी थीसिस है कि स्वॉन्स का कलर क्या है पूरी दुनिया में। मैं गया आइलैंड पे, मैंने देखा सारे के सारे स्वॉन्स जो भी है वहां पर, सब के सब स्वॉन्स क्या है? व्हाइट कलर के स्वॉन्स। क्या है? व्हाइट कलर के स्वॉन्स। तो मैंने पहली पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोली, ऑल स्वॉन्स ऑन आइलैंड एक्स आर व्हाइट। ऑब्जर्वेशन की ना मैंने पैटर्न निकाला, मैंने देखा कि सारे के सारे स्वॉन्स किस कलर के? व्हाइट कलर के। तो मैंने एक पर्टिकुलर आइलैंड के लिए एक स्टेटमेंट बोली। उसके बाद मैंने कहा नहीं, छोटा आइलैंड, एक और आइलैंड देख लेते हैं, क्या पता वहाँ पर कुछ और हो। तो मैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड चला गया, मैंने वहाँ देखा कि आइलैंड, सेकंड आइलैंड पर भी जितने भी मैंने स्वॉन्स देखे वो सब के सब क्या थे? वाइट। तो मैंने कहा ऑल स्वॉन्स ऑन आइलैंड वाई आर वाइट। ठीक है, मैंने सैंपल अब बड़ा किया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, ऑलरेडी 20 साल हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते। अब मैंने कहा भाई, बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन द पैटर्न दैट आई हैव आइडेंटिफाइड, मैंने अब ये जनरल कंक्लूजन निकाला कि ऑल स्वॉन्स
ऑन अर्थ आर वाइट। ये स्टेटमेंट हाईली लाइकली है ना, हाईली लाइकली है, लेकिन क्या 100% ट्रू है? क्योंकि दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसा स्वान हो सकता है जो क्या हो सकता है? ब्लैक स्वान। दिस वी कॉल द ब्लैक स्वान प्रॉब्लम ऑफ साइंस। इसका नाम ही है ब्लैक स्वान प्रॉब्लम ऑफ साइंस। यानी साइंटिफिक मेथड विल नेवर गिव यू 100% ट्रू अश्योरिटी। साइंटिफिक मेथड से जो भी आपको थ्योरीज मिलती है वो हाईली लाइकली होती है, एक्सेप्शंस कभी भी हो सकती है किसी भी थ्योरी में। समझ गए आप? सो उसमें द इंडक्शन मेथड लीड्स टू द ब्लैक स्वान प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्शंस, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्शंस। समझ रहे हो या नहीं? प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्शंस। तो आपने लिखा मेथड ऑफ साइंस। कौन सा मेथड है साइंस का? मेथड ऑफ इंडक्शन। एक एग्जाम्पल ऐसे लिखो, ऑल स्वान्स आइलैंड एक्स। ये लिखो, ये सारी चीजें लिखने की है, इससे याद रहेगा। ऑल स्वान्स आइलैंड एक्स आर वाइट, आइलैंड वाई आर वाइट, देयरफॉर एक जनरल कंक्लूजन दिया मैंने। तो मैं कह सकता हूं मैं एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कहां की तरफ गया? एक जनरल कंक्लूजन की तरफ, है ना? है कि नहीं? ओके, देखा? पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। साइंस यही मेथड इस्तेमाल करता है। जितनी भी थ्योरीज आई हैं इसी मेथड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पूरी की पूरी सैंपल को स्टडी करना एफिशिएंट नहीं है। कितना पढ़ोगे? फिर 50 साल लगेंगे एक थ्योरी देने में। इसलिए हम सैंपल्स को स्टडी करते हैं और उससे जनरल कंक्लूजन देते हैं, तभी जाके नई नई थ्योरीज आती है। समझ गए आप? ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं डिडक्शन की, उसके बाद मैं टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन शुरू करता हूं। तो मैंने कहा सच्चाई तक पहुंचने के लिए आपके पास एक और मेथड है, मेथड ऑफ डिडक्शन, जिसमें हम कहां से कहां की तरफ जाते हैं? जनरल से पर्टिकुलर। एक जनरल स्टेटमेंट देता हूं मैं, आप सब उस पर कमेंट करो कि क्या ये जनरल स्टेटमेंट सही है या गलत। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये जनरल है। स्टेटमेंट है एवरीथिंग, ध्यान से सुनना, दैट बिगिंस हैज अ कॉज। कीवर्ड इसमें ये है। सोचो जरा, ये सही स्टेटमेंट है या इसमें आप कोई ऐसी एग्जाम्पल दे सकते हो जो इससे बाहर है? साइंटिफिक एग्जाम्पल कोई, जो भी चीज शुरू होती है उसके पीछे कोई कॉज होता है। सही स्टेटमेंट है? हाँ निगत, क्या लग रहा है? सही है? कोई बता सकता है कि इसकी कोई एक्सेप्शन हो सकती है? जो भी चीज शुरू हो रही है और उसका कॉज ना हो। गॉड शुरू हुआ है? मैंने कहा ना, कीवर्ड देखो, जो चीज शुरू हुई, क्या कोई एग्जाम्पल ऐसी है कि जो शुरू हुई है उसके पीछे कोई कॉज नहीं था? मिल रही है कोई एग्जाम्पल? नहीं मिलेगी, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना सारा का सारा शुरू हुआ है और उसके पीछे 100% कोई कॉज है। इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट ट्रूथ। कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगी आपको। सेकेंड स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट है ना, अब मैं कुछ कंक्लूजन निकालूंगा, इससे डिड्यूस करूंगा। अब फिलॉसफी ऐसे ही काम करती है। ऐसे बड़े बड़े फिलोसोफर राजी थे, इब्न अरबी, गजाली, दीज फिलोसोफर्स यूज द मेथड ऑफ डिडक्शन। इन्होंने डिडक्शन का इस्तेमाल करके ही वो बड़ी बड़ी चीज़ें बोली जो उन्होंने बोली है। फिर चाहे आप उनको उनके अकीदे को गलत समझो या सही समझो, पर इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि वो कमाल के इंटेलेक्चुअल थे। आप डिनाई नहीं कर सकते उसको, चाहे आप किसी भी आपका ट्रेडिशन कोई भी हो। नंबर 2, ये आपका जनरल स्टेटमेंट है। अब मैं कुछ डिडक्शन करता हूं इससे। एवरीथिंग दैट बिगिंस हैज अ कॉज, यूनिवर्स बिगैन। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? सेकेंड स्टेटमेंट में यूनिवर्स बिगैन हुई ना शुरू, या हमेशा से थी? साइंस कहता है 13.4 बिलियन ईयर्स अगो हमने प्रूव किया कि यूनिवर्स शुरू हुई है।
उससे पहले यूनिवर्स थी ही नहीं। ठीक, तो मैंने सेकेंड एक स्टेटमेंट लिखी जो कि एक फैक्ट है, एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि यूनिवर्स शुरू हुई, और डेट भी हमें पता है 13.4 बिलियन ईयर्स अगो, एक बिग बैंग से शुरू हुई। आपको क्या पता है, आज आपको साइंस वाले बोलेंगे आज भी 2021 में जो बिग बैंग हुआ था उस समय, आज भी हम उसको इस वक्त सुन सकते हैं या देख सकते हैं। वी कॉल इट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। दिस इज द रेडिएशन दैट वाज लेफ्ट आउट बिकॉज ऑफ बिग बैंग। आप उस रेडिएशन को स्टडी कीजिए, आपको डेट मिलेगा कि यूनिवर्स कब शुरू हुई है, और कब शुरू हुई 13.4 बिलियन ईयर्स अगो। ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब मैं एक कंक्लूजन निकालता हूं इन दोनों से। क्या इसका कंक्लूजन निकल सकता है? एवरीथिंग दैट बिगिंस हैज अ कॉज, यूनिवर्स बिगैन, देयरफॉर यूनिवर्स हैज अ कॉज। निकाला ना डिडक्शन से? कोई इसको रिफ्यूट कर सकता है? इसमें कोई रिफ्यूट नहीं हो सकता। ये मैंने डिडक्शन से निकाला है। एवरीथिंग दैट बिगिंस हैज अ कॉज, यूनिवर्स बिगैन, देयरफॉर यूनिवर्स हैज अ कॉज। दिस इज द मेथड ऑफ डिडक्शन। अब ये कॉज जो यूनिवर्स का है, ये कैसा कॉज है कि यूनिवर्स जो शुरू हुई, यूनिवर्स यहां पर शुरू हुई, ये था बिग बैंग, दिस इज द पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। यहां से एक्सपेंशन शुरू हुआ यूनिवर्स का, गैलेक्सीज बनने लगी, अर्थ बना, अर्थ पे इंसान आए वगैरह वगैरह। तो पास्ट में जब जाते हैं तो ये वो टाइम है 13.4 बिलियन ईयर्स अगो जब ये शुरू हुआ। इससे पीछे इसका कॉज। तो सवाल है, एवरीथिंग दैट बिगिंस हैज अ कॉज, यूनिवर्स बिगैन, यूनिवर्स की शुरुआत हुई, देयरफॉर यूनिवर्स हैज अ कॉज। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉज? कॉज कैसा हो सकता है? नेचर क्या है कॉज का? देखते हैं, थोड़ा और स्टडी करते हैं डिडक्शन से। मुझे बताओ, क्या हमारी यूनिवर्स मैटर से बनी है? एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस, है ना? मैटर है ना? मैटर यानी मटेरियल है ना? हमारी यूनिवर्स मटेरियल है ना? मैं भी क्या हूं? मटेरियल। आप भी क्या है? जीसस क्राइस्ट क्या थे? सबका सब मटेरियल ही है। यानी यहां पर आपको मटेरियल दिखता है, ठीक? यानी मैटर शुरू होता है कब? बिग बैंग के बाद। मैटर शुरू होता है कब? बिग बैंग के 3 सेकंड के बाद आपका पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बनता है। यानी मैटर की शुरुआत बिग बैंग के बाद होती है। तो बिग बैंग से पहले मैटर होगा, क्योंकि शुरू ही बाद में हुआ ना, तो पहले मैटर होगा या नहीं होगा? तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जोर से बोलो। मैटर शुरू हुआ ना यहां पर, तो इससे पहले मैटर होगा, तो वो क्या होगा? जो भी इसका कॉज है वो क्या होगा? इममटीरियल होगा ना? वो मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और प्रोटॉन से नहीं बना होगा, सेल्स से नहीं बना होगा, वो तो बाद में बना है। उससे पहले जो भी था वो इममटीरियल था। वो कुछ भी हो लेकिन इममटीरियल है, मटीरियल तो नहीं है, क्योंकि बात मैटर तो बाद में आया। सेकेंड, क्या मैं कह सकता हूं मैटर के साथ साथ यहां स्पेस भी बनने लगा? है ना? स्पेस शुरू हो गया ना? क्या इससे पहले कोई स्पेस था? नहीं, स्पेस तो यहां से शुरू हुआ यूनिवर्स का। तो यहां से स्पेस शुरू हुआ, तो कॉज क्या होगा? स्पेसलेस होगा कि नहीं? स्पेस तो बाद में बना, कॉज क्या होगा? स्पेसलेस। तीसरा, क्या मैं कह सकता हूं बिग बैंग के साथ टाइम की शुरुआत हुई? यस, एट द पॉइंट ऑफ बिग बैंग टाइम वाज 0। फिर पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, टाइम बाद में हुआ है। बिग बैंग के बाद टाइम शुरू हुआ जो आज गुजर रहा है। जब टाइम शुरू हुआ है तो इसका कॉज क्या होगा? टाइमलेस। क्या होगा? टाइमलेस। अब जो भी इसका कॉज हो, ये फीचर, ये नेचर तो होना चाहिए। ही हैज टू बी इममटीरियल, ही हैज टू बी स्पेसलेस, या कोई जगह में वो नहीं होना चाहिए, किसी जगह में स्पेसलेस, एंड ही हैज टू बी टाइमलेस। इसको आप कुछ भी बोलो, हम इसको क्या कहते हैं? अल्लाह। क्या अल्लाह किसी जगह में है ना? है किसी जगह में? कोई जगह है जिसमें अल्लाह है? अगर अल्लाह किसी जगह में है तो वो जगह अल्लाह से बड़ी होगी ना?
मैं इस क्लासरूम में हूँ, तो क्लासरूम मुझसे बड़ा हो गया। अल्लाह अगर किसी जगह में है, वो जगह अल्लाह से बड़ी हो गई। अल्लाह स्पेसलेस है। अल्लाह पे टाइम गुजरता है? वो टाइमलेस है। क्या वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना है? वो इममटीरियल है। समझ गए आप? एंड वन मोर थिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आएगा, पर अगर एक को भी समझ आ गया बड़ी बात है। ये तीनों आपको समझ अगर आए, इसके बाद दिस कॉज हैज टू बी अनकॉज्ड। दिस कॉज हैज टू बी अनकॉज्ड। क्यों? जो भी मुझे ये बताएगा अभी मैं उसको 500 रुपये नकद दूंगा। ये तो समझ आया ना पहले थी। चौथा क्यों सही है? हाँ। मैं सुन रहा हूँ। कैसे? अगर इसमें कॉज नहीं होगा तो इसके पीछे कोई कॉज होना चाहिए जो जिसने शुरुआत से मतलब और दिया होगा कि ये होना चाहिए। आप सही बोल रहे हो, पर मैं आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पा रहा हूँ। पॉइंट आपका सही है, एक्सप्लेन करो थोड़ा इसको। सर ये जो कॉज है ना सर, मतलब ये इसलिए अनकॉज है क्योंकि अगर ये अनकॉज होगा तो ये कंटिन्यूअस चेंजिंग बनेगी। ये अनकॉज होगा, ये अनकॉज होगा, ये शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। इसने ऑर्डर दिया होगा तो उससे शुरू। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे आसिम से उसकी कॉपी चाहिए, बहुत अच्छे नोट्स बनाता है। मैंने आसिम को बोला कॉपी दो। आसिम ने बोला ठीक है सर मैं कॉपी दे दूंगा, लेकिन मुझे अपने फादर से पूछना है। अगर फादर ने इजाज़त दी तो मैं कॉपी दे दूंगा, ठीक है? यानी हम इफेक्ट कॉज इफेक्ट समझते हैं। अब इफेक्ट है आसिम का मुझे नोटबुक देना। इस इफेक्ट का कॉज क्या है? फादर ने अगर क्या दी? परमिशन, ठीक है ना? तो अगर फादर कॉज पूरा होगा, अगर फादर परमिट करेगा तो इफेक्ट होगा, नोटबुक मिलेगी। समझ आ रहा मैं क्या लिख रहा हूं? इफेक्ट होगा तब, नोटबुक तब मिलेगी जब क्या होगा? कॉज पूरा होगा। कॉज क्या है? फादर जब क्या देगा? परमिशन। फादर को फोन किया, सर कॉपी मांग रहे मैं दूं। फादर ने कहा एक सेकंड रुको मैं अपने बाप से पूछता हूं। तो उसने अपने बाप से पूछा, उसने कहा अगर मेरा बाप इजाजत देगा तो मैं तुम्हें इजाजत दूंगा कि तुम सर को क्या दो? कॉपी दो, ठीक? ग्रैंडफादर को फोन किया, उसने बोला एक सेकंड रुको मैं अपने बाप से पूछूंगा। उसने अपने बाप से पूछा, उसने अपने बाप से पूछा, और इमेजिन करो बाप कंटिन्यूसली आ रहे हैं, इन्फिनिटली। अगर कंटिन्यूसली बाप आते रहे कभी इजाजत मिलेगी? कभी नहीं। वो इन्फिनिटली पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, तो नोटबुक कभी मुझे मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही यूनिवर्स एक इफेक्ट है जिसका कोई कॉज है। अगर वो कॉज के पीछे कोई कॉज, पीछे कोई कॉज, पीछे कोई कॉज, पीछे कोई कॉज होता, इफेक्ट कभी होता ही नहीं, यूनिवर्स कभी बनती ही नहीं। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि आसिम ने मुझे कॉपी दे दी, इसका मतलब है आसिम को किसी न किसी ने परमिशन दे दी। कोई ना कोई था जिसने परमिशन दे दी है, जिसके ऊपर कोई बाप नहीं था। यानी एक नोटबुक अगर मिली तो कॉज जो है इन्फिनिट नहीं हो सकते, कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होता है। लाइकवाइज यूनिवर्स अगर बनी, इसका मतलब कॉज इन्फिनिट नहीं हो सकते, कॉजेज कहीं ना कहीं से शुरू हुए हैं। वही अनकॉज्ड कॉज आपका खुदा हो सकता है। इसको हम कहते हैं फिलॉसफी में द इन्फिनिट रिग्रेशन। द इन्फिनिट रिग्रेशन। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु क्रिएटेड गॉड? गॉड इज अनक्रिएटेड। ये वही स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से सब चीजें शुरू हुई हैं। अगर आप कंटिन्यूसली गॉड की क्रिएशन को पूछते जाएंगे, यूनिवर्स कभी नहीं बनती। क्योंकि यूनिवर्स बन चुकी है, इसका मतलब कोई ऐसा कॉज था जिसके पीछे कोई कॉज, वही आपका अनकॉज्ड कॉज खुदा होता। ठीक है?
देयर कैन बी नो इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस। आपको 500 रुपये में दे दूंगा, ठीक है, इन्होंने सही जवाब दिया। देयर कैन बी नो इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस। ये सारा मैंने कहाँ से निकाला? जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सर कहाँ से निकल रहा है? एक से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़ निकल रही है ना, ये सारा डिडक्शन से निकलता है। और इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को जो मैंने आपको पढ़ाया, दिस आर्ग्यूमेंट इज नोन एज कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है? एवरीथिंग दैट बिगिंस हैज अ कॉज, यूनिवर्स बिगैन, देयरफॉर यूनिवर्स हैज अ cause, and the cause and the nature of the cause is the cause has to be immaterial, the cause has to be spaceless, he has to be timeless, he has to be uncaused. One more feature, the cause has to be one. Why? Because there is a concept of Occam's razor. वो कहता है अगर दो causes होंगे, दो causes के बीच में interference होती है, chaos develop होता है। अगर एक cause होगा, universe में order होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेबल है, एक पत्थर है, मैंने पानी में डाला, दो पत्थर एक साथ पानी में डाले, उनकी जो वेव्स जनरेट होंगी वो आपस में इंटरफेरेंस करेंगी ना, तो पानी में कैओस होगा। अगर मैं एक पेबल डालूंगा, एक ही डालूंगा, तो एक ही वेव जनरेट होगी, उससे ऑर्डर दिखेगा पानी में। बिल्कुल ऐसे ही अगर यूनिवर्स के दो कॉजेज होते, यूनिवर्स में कैओस होता, हर चीज़ अपने जगह पर नहीं होती, कैओस इंटरफेरेंस होती। लेकिन यूनिवर्स में ऑर्डर है, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि यूनिवर्स ऑर्डर में है, और यूनिवर्स का ऑर्डर का मतलब है यूनिवर्स के पीछे एक ही कॉज है, इंटरफेरेंस ऑफ कॉजेस नहीं। वी कॉल इट ओकम्स रेजर। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। ठीक है, समझ आ? सो व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड नाउ? मेथड ऑफ induction, wherein we go by studying a particular case and then we chart out a general conclusion. Philosophy क्या इस्तेमाल करता है? Deduction. Wherein we already have a general statement, जहाँ से हम क्या निकालते हैं? एक particular result. वो particular result इसमें से सारे हैं। एक general statement ली हमने, फिर उससे deduction करते गए जहाँ तक कि आपको इतने सारे रिजल्ट्स मिले। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। तो क्या मैं कह सकता हूँ साइंस का मकसद है इंडक्शन से जो नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करता है, साइंस का मकसद है कि ये जो चीज़ मैं स्टडी कर रहा हूँ नेचर में, ये कैसे हुई। साइंस आंसर्स द हाउ क्वेश्चंस, कैसे चीज़ें हो रही है। साइंस कभी नहीं बोलेगा कि ये चीज़ जो हुई वो क्यों हुई। फिलॉसफी आंसर्स द वाई क्वेश्चंस, कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एंड फिलॉसफी पर्टिकुलरली रिलीजन आंसर्स द वाई क्वेश्चंस। ठीक, तो भूचाल आ रहा है, साइंस बोलेगा कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, भूचाल आया। साइंस बोलेगा टेक्टोनिक प्लेट टकराए, भूचाल आया। ये हाउ क्वेश्चंस है कि कैसे भूचाल आया। मैं साइंटिस्ट से पूछूंगा क्यों भूचाल आया, वो क्या बोलेगा? हमारा दिमाग खराब है, मुझे क्या पता क्यों आया, मुझे क्या पता टेक्टोनिक प्लेट्स क्यों टकरा रही, मुझे क्या पता इसी टाइम पे वॉल्केनिक इरप्शन क्यों हुआ। मैं तो बोल सकता हूँ कैसे हुआ। क्यों का जवाब मेरे पास, क्यों का जवाब रिलीजन के पास है, फिलॉसफी में है। जैसे कि हज़रत आयशा ने कहा कि आपका ज़लज़ला तब आता है जब बदकारी फैल जाती है। बदकारी फैली, अल्लाह ताला ने घुमा दिया टेक्टोनिक प्लेट्स। सो रिलीजन आंसर्स द वाई क्वेश्चंस। तो साइंस का डोमेन है हाउ तक। तो जो भी साइंटिस्ट अभी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े टिंगो आए हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर्स हैं, दे हैव द एथियस्टिक टेम्परामेंट। वो बड़े बड़े हॉल में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। अब उनको बिठाओ आप किसी फिलोसोफर के सामने, उनकी चूं तक नहीं निकलेगी। वो उन्हीं को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, द पीपल ऑफ द लेसर माइंड। अब जो है इंटेलिजेंसिया कश्मीर की, उनके सामने उनकी चूं तक नहीं निकलती। देयर वाज अ गाय कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वेरी फेमस, और उसकी वजह से कश्मीर यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलप द एथियस्टिक टेम्परामेंट। उन्हें कहा गॉड वॉड बकवास। फिर हमें पता चला, देयर इज़ एन NGO बाय द नेम ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, मैं भी उसमें हूँ। हमें पता चला, और हम लोग हैं कुछ, एक हाई कोर्ट का लॉयर है, डॉक्टर है, और मैं कुछ पढ़ाने वढ़ाने में करता हूँ काम। तो हमें लगा कि एक बंदा है हमारे इसमें, ही इज़ अ स्कॉलर, वेरी फेमस, आप सब जानते हो उनको, पर मैं नाम नहीं बोलूँगा।
बहुत कमाल का स्कॉलर है और ज़बरदस्त होल्ड है फ़िलासफ़ी पे उसका। हमने उसको बोला कि ऐसे बात हो रही है यूनिवर्सिटी में, बच्चे बिगड़ रहे हैं, एक डिबेट आप कर लो। सब ठीक है, बुला लो उसको। तो हमने इनविटेशन भेजा और हम खुद भी गए और हमने उस प्रोफेसर को जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का है उसको बुलाया कि फ़लाँ आदमी के साथ आप एक मुनाजरा करो, आप बात करो, तो आपकी जो भी पॉइंट है, आपने बड़ा पढ़ा है तो आप रखें उनके सामने, वो उन्होंने भी पढ़ा है, वो रखेंगे आपके सामने। और जब उसे नाम सुना, ही कम्प्लीटली रिजेक्टेड। आज तक नहीं आया वो, 4 साल हो चुके। उसको पता है कि इस मेरा काम ही नहीं है जो उसमें मैं घुस रहा हूँ। साइंटिस्ट का काम नहीं है वाई क्वेश्चंस में जाना, साइंटिस्ट का नाम नहीं है सुपर नेचुरल के बारे में बात करना। साइंटिस्ट का काम है अपने काम में रहो। क्यों ऐसी बातें करनी है जो आपके फील्ड से ही बाहर है? ठीक। तो जो भी साइंटिस्ट ऐसे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आंसर करता है, लाइक वी हैव सैम हैरिस, वी हैव रिचर्ड डॉकिंस, क्रिस्टोफर हिचन्स, डैनियल डेनेट, द 4 एथियस्टिक हॉर्समैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, जिन्होंने नई एथियज्म की रिवोल्यूशन शुरू की वेस्टर्न वर्ल्ड में, उन्होंने दे ऑल एड्रेस द फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। रिचर्ड डॉकिन एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है और वो कहता है कि गॉड नहीं है। तुम्हारा तो काम ही नहीं है उसके बारे में स्टडी करना, तुमने कैसे समझ ली बात? सो अगर कोई साइंटिस्ट है जो आपको साइंटिफिक प्रूफ देता है फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको पहला सवाल ये पूछना है, तुम साइंटिफिक प्रूफ कहाँ से डेवलप किया, जबकि गॉड तुम्हारा डोमेन ही नहीं है। गॉड तो डोमेन है फिलॉसफी का। हाँ, अगर कोई फिलोसोफर है जो गॉड को डिनाई कर रहा है, उसकी बात सुनी जाएगी, तुम्हारी बात नहीं। साइंटिस्ट का काम नहीं है इसमें घुसना। तो दिस इज साइंस, इट जस्ट टॉक्स अबाउट द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। नेचर में जो भी हो रहा है उसी को एक्सप्लेन करना है। यह है आपका साइंस का थोड़ा बैकग्राउंड। अब हम समझते हैं साइंस में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, जैसे एक नेचुरल फिनोमेना है द ह्यूमन बॉडी। ये नेचर है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है जिसके तहत मैं कुछ प्रोटीन्स बनाता हूँ बॉडी में, एक हार्मोन बनाता हूँ बॉडी में। जैसे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है जिसकी वजह से हम लंबे होते जाते हैं, हम कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं। किसी का ग्रोथ हार्मोन स्क्रीट कम हो जाता है, वो छोटा रहता है। किसी का ज़्यादा हो जाता है, वो 10 फुट का हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन को मैं स्टडी कर रहा हूँ। अब मैंने देखा कि कुछ जीन्स की वजह से ये ग्रोथ हार्मोन बॉडी में स्क्रीट होता है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि ये फला जीन एक्स की वजह से ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्रोथ हार्मोन। ये मैंने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया। मैंने जीन्स निकाले और ऑब्जर्व किया कि बॉडी के इस जीन की वजह से ग्रोथ हार्मोन बना है। अब मैंने, अगर ये तो प्रोसेस है, बायोलॉजी मैंने स्टडी की। अब मैंने क्या की, अब मैं टेक्नोलॉजी के डोमेन में आया। मैंने ये प्रोसेस यहाँ से चुराया और ये जीन मैंने निकाला। ये जीन मैंने किसी रैबिट में डाला और रैबिट में ग्रोथ हार्मोन बनना शुरू हुआ। रैबिट इतना बड़ा हो गया। ये टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। टेक्नोलॉजी हो गई कि आपने कैसे बायोलॉजी और बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके कोई नया प्रोडक्ट बनाया। ये नया प्रोडक्ट बनाना किसी टेक्नोलॉजी से आपने बनाया, ये टेक्नोलॉजी का डोमेन है। तो जैसे साइंस आंसर करता है हाउ थिंग्स हैपन, टेक्नोलॉजी आंसर करती है हाउ टू मेक थिंग्स हैपन। चीज़ें कैसे बनानी है, चीज़ें कैसे करनी है, उसके लिए आप क्या करते हैं? आप प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्लेन बनाया ना हमने, एरोप्लेन के ऐसे 2 विंग्स है और ऐसे इसकी बॉडी है। ये कहाँ से निकाली हमने? बर्ड से ही देखा। वी कॉल इट बायो मिमिक्री, कि आपने मिमिक्री की है नेचर की। तो मैंने नेचर से ये फिनोमेना स्टडी करके एरोप्लेन बनाया। एरोप्लेन ये जो मैंने इस्तेमाल की, इसी को हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जब आप नेचुरल फिनोमेना का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। इट फोकसेस ऑन हाउ टू मेक थिंग्स हैपन। देखिए, टेक्नोलॉजी, it is the application of knowledge. It is the application of knowledge to the practical aims
of human life, to the practical aims of human life. It uses materials, tools and techniques to make life easier and work more productive. It focuses on how to make things happen. It focuses on how to make things happen. This concludes the introduction of science and technology. From tomorrow हम बायोटेक से शुरू करेंगे या स्पेस टेक, आई एम नॉट श्योर.